तो कैसे हो मेरे गुजरात के कॉमर्स के भाई बहनों। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इको और ओसी की तैयारी करवाऊंगा, तो मैंने तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। जाओ जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पे आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो भी मैंने बनाए हैं एग्जाम की तैयारी करवाते हुए। तो अब हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं, पुअर्टी। यहाँ पे हमारी और आपकी बात हो रही होगी क्योंकि हम सभी गरीब हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉज ऑफ पुअर्टी। यहां से बोर्ड आपको 5 मार्क्स का सवाल पूछेगी, व्हाट आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ पुअर्टी इन इंडिया। मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसके अंदर से आप देख लेना कि कौन सा आपको याद रह जा रहा है और कौन सा अच्छा लग रहा है। उन सारी चीजों का लिस्ट बना देना तो आपका 5 मार्क्स का आंसर रेडी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजों को लिखना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, जो मैंने लिखवाया उसमें से देख लेना है और कुछ थोड़ा बुद्धि में आए उसको भी ऐड कर देना तो आपका 5 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। पोवर्टी इन इंडिया एग्जिस्ट ड्यू टू मैनी हिस्टोरिकल, रूरल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड अदर रीजन। इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल, रूरल, इकोनॉमिक एंड सोशल और अदर रीजन की वजह से गरीबी है। ये आंसर लिखने का एक टाइटल पॉइंट है, मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको दे दिया। हिस्टोरिकल रीजन, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियन फार्मर, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज सफर्ड। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सबके ऊपर जुल्म किया, इंडियन फार्मर के ऊपर, इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर, हमारे देश की फैक्ट्रीज के ऊपर, सबके ऊपर जुल्म किया, सबके बिजनेस को, सबके काम को बर्बाद किया। ब्रिटिश ट्रेड टैक्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रूइंड इंडियन कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। इंडिया के अंदर जो भी कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज थे उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने ऐसे ऐसे टैक्स लगाए जिसकी वजह से वो बेचारे बर्बाद हो गए। तो याद रखना, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हुए? ब्रिटिश ने जो भी उनके ऊपर ट्रेड टैक्स लगाया उसकी वजह से। दिस कॉज लॉस ऑफ जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग पॉवर्टी। जब हमारे देश के अंदर फैक्ट्रीज बंद होंगी तो लोगों को काम भी नहीं मिलेगा, जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे और उनकी इनकम जनरेट नहीं होगी जिसकी वजह से वो गरीब होते चले गए। एग्जाम्पल, इंडियन हैंडलूम वीवर्स लॉस्ट वर्क व्हेन ब्रिटिशर्स टेक्सटाइल एंटर इन इंडिया। इंडियन हैंडलूम वर्क्स सब बर्बाद हो गया जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे दे दिया है। इजी लगे तो लिख लेना, इजी ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी। कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का भी सवाल पूछ रही है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी। तो रूरल पॉवर्टी का पहला कॉज है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट, फ्लड, इरेगुलर मॉनसून, रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन। मान लो कि गांव के अंदर अगर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया और बारिश अच्छे से नहीं हुई तो ज्यादा क्रॉप नहीं उग पाएंगे। फार्मर इनकम बिकम अनसर्टेन, इंक्रीज पॉवर्टी इन इंडिया। जब फार्मर ज्यादा उगा नहीं पाएगा तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या अनसर्टेन हो जाएगी, जिसकी वजह से गांव के अंदर गरीबी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अभी देखो, महाराष्ट्र के अंदर जब सूखा पड़ा था तो बहुत सारे फार्मर्स माइग्रेट हो गए थे शहर के अंदर काम करने के लिए। जब सूखा पड़ गया तो बेचारों का क्रॉप नहीं उगा तो अब उनको घर तो चलाना है, तो वो माइग्रेट हो गए थे किसी और जगह पे काम के लिए, पैसे के लिए। दूसरा जो है रूरल पॉवर्टी का कॉज वो है डेमोग्राफिक कॉज। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिड्यूस इनकम पर पर्सन। ज्यादा लोग पैदा हो जाएंगे या ज्यादा आबादी बढ़ जाएगी तो हर इंसान के पास कम पैसा जाएगा। मान लो कि एक घर में 100 रुपए आता था और 10 लोग थे तो एक इंसान को 10 रुपए मिलता था। अभी उसी घर में 20 लोग हो जाएंगे और इनकम 100 रुपए रहेगी तो एक इंसान को 5 रुपए मिलेगा। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी ज्यादा और इनकम नहीं ज्यादा बढ़ पाएगी तो हर इंसान के हाथ में कम पैसा आएगा। लार्ज फैमिलीज एंड लो इनकम कॉज पुअर लिविंग कंडीशन। अब जिसकी फैमिली बड़ी है तो उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी। किसी का कपड़ा फटा है तो किसी का जूता अच्छा नहीं है, तो और लड़कियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली बड़ी है, इनकम कम है, जिसकी वजह से उनकी लिविंग कंडीशन बेकार है। अनएम्प्लॉयमेंट राइज बिकॉज देयर आर मोर वर्कर देन जॉब्स। अब पॉपुलेशन आप बढ़ाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जॉब के नंबर भी बढ़ जाएंगे। मान लो कि स्कूल के अंदर 10 टीचर चाहिए और 100 टीचर रेडी है पढ़ाने के लिए। कितनी सीट खाली है? 10 टीचर की सीट खाली है, पढ़ाने के लिए 100 खड़े हैं, तो बाकी 90 लोग तो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे ना। तो बाकी 90 लोगों के पास जब काम नहीं होगा तो वो गरीब ही तो रहेंगे, क्योंकि काम नहीं है तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ने से 2 दिक्कत आ रही है। पहला, पर पर्सन की इनकम घट जाएगी। दूसरा, ज्यादा लोग पैदा हो जाओगे, उतनी जॉब इतने जल्दी नहीं क्रिएट हो पाएगी। तो यहां पे हमने रूरल पॉवर्टी के दोनों कॉजेस को पढ़ लिए। अब हम लोग जा रहे हैं इकोनॉमिक कॉजेस को पढ़ने। तो इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर से भी बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी 3 इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। सिर्फ 3 इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में बताना है। पहला इकोनॉमिक कॉजेस, अच्छा
अब बोर्ड आपको इसके अंदर से 5 मार्क्स का भी सवाल पूछ लेगी। जब 2 मार्क्स का पूछी तो उन्होंने बोला 3 इकोनॉमिक कॉजेज, 5 मार्क्स के अंदर सारे इकोनॉमिक्स कॉजेज को लिख देंगे। पढ़ते हैं हम लोग। पहला इकोनॉमिक कॉजेज है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसको समझते हैं। फार्मिंग आउटपुट इज लो बिकॉज ऑफ poor irrigation, old technology, lack of education and training, overuse of land by many peoples। देखो, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एक किसान कम फसल उगा रहा है। अब एक किसान कम फसल क्यों उगाता है? ना तो उनके खेतों में अच्छे से पानी पहुंच रहा है, उनके पास जो मशीन है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी पुरानी है, उनके पास खेती करने की ना तो एजुकेशन है, ना तो नई तरीके की कोई ट्रेनिंग ली है उन्होंने, और एक ही लैंड को बार बार वो लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉप कम उग रहा है। समझ में आया? लो प्रोडक्टिविटी वाला, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसान कम क्रॉप उगा पा रहा है, किन की वजह से? खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, उनके पास खेती करने का ना तो कोई एजुकेशन है, ना तो कोई ट्रेनिंग है, लैंड को बार बार यूज किया, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई है। तो दिस रिजल्ट इन लो फार्मर इनकम एंड हाई पॉवर्टी। अब किसान अगर कम उगाएगा तो उसकी इनकम भी तो कम होगी, तो किसकी तरफ बढ़ रहा है? गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। अब जो दूसरा इकोनॉमिक कॉजेज है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। ड्यू टू जमींदारी सिस्टम मोस्ट फार्मर वर्क ऑन अदर लैंड। ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम चालू किया था जिसको हम लोग बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। कुछ लोकल लोगों को गांव के अंदर जो भी जमीन है उनको उनका मालिक बना देते थे जबरदस्ती। अब ये जो जमींदार लोग होते थे वो फार्मर से टैक्स वसूलते थे, और टैक्स वसूल के किसको दे देते थे? ब्रिटिशर्स को देते थे। उनकी जमीन हो ना हो, पर वो लोग उसके मालिक कहलाएंगे, और वो लोग उस जमीन के ऊपर जो भी उगेगा उसका बहुत सारा हिस्सा उठा के ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देंगे। अब किसान के पास खाने को कुछ हो नहीं हो, इससे ना तो जमींदार को मतलब है, ना तो किसको? ब्रिटिशर्स को मतलब है। तो जो किसान थे वो बेचारे गरीब होते गए। किस सिस्टम की वजह से? जमींदारी सिस्टम की वजह से। दे वर नॉट ओनर एंड हैड नो इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग फार्मर। जब जमींदार लोगों ने जबरदस्ती उनके खेत पे कब्जा कर लिया तो वो लोगों को अब ऐसा लगता है कि ये जब हमारी जमीन ही नहीं है तो इसके ऊपर हम फार्मिंग क्यों करें, या हम लोग इसके अंदर ज्यादा क्रॉप क्यों उगाएं। दिस कॉज लो प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोइंग पॉवर्टी। इस सोच की वजह से अब बेचारे वो मजबूर थे, उनसे उनकी जमीन हड़प ली गई, या फिर उनसे किसी और की जमीन पे जबरदस्ती खेती करवाया जा रहा है, जो भी उग रहा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा वो ले जाके ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। तो वो लोग का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा खेती के अंदर क्रॉप्स को उगाने का। तो इसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी हुई और जो गरीबी थी वो बढ़ती चली गई। तो ये एक सिस्टम था जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा हमारे देश के फार्मर्स को। अगला जो है वो पुअर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री डिड नॉट ग्रो ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनस्किल्ड वर्कर। दिस लीड टू फ्यूअर जॉब एंड मोर पॉवर्टी। देखो, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि एक बड़ी कंपनी ज्यादा जॉब देगी कि एक छोटी कंपनी? तो आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलोगे कि भैया बड़ी कंपनी। एक दिमाग लगाओ कि बड़ी कंपनी मशीन ले आती है, रोबोट ले आती है, तो उसके अंदर इंसान ज्यादा नहीं काम करते हैं। एक छोटी कंपनी के पास पैसा नहीं होता है तो वो ज्यादातर काम इंसानों से करवाते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि एक छोटी कंपनी ज्यादा काम देती है क्योंकि छोटी कंपनी के मालिक के पास पैसा नहीं होता है तो वो सारा काम इंसानों से लेते हैं। बड़ी कंपनी के मालिकों के पास पैसा होता है तो वो मशीन और रोबोट ले आते हैं, तो इंसान वहां पे काम करने नहीं जाते हैं। तो छोटी कंपनी अगर आप डेवलप नहीं करोगे तो काम कम मिलेगा। तो छोटी कंपनी हमारे देश में क्यों डेवलप नहीं हुई? छोटी कंपनियों के पास पैसा नहीं था, छोटी कंपनियों को बिल्ड करने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारी चीजों की देश के अंदर कमी रही। और अब काम किससे होता है? इंसानों से, ह्यूमन से। तो ह्यूमन के पास वो स्किल भी नहीं था कि वो एक छोटी कंपनी को ग्रो कर सके, तो जिसकी वजह से कम जॉब क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से लोगों के पास काम नहीं आया, लोग पैसा नहीं कमा पाए और लोग गरीब रह गए। अब रैपिड इंक्रीज इन प्राइस, इसको भी बहुत ध्यान से समझते हैं। राइजिंग प्राइस रिड्यूस द बाइंग पावर ऑफ पुअर पीपल। बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो इंसान की परचेसिंग पावर खत्म हो जाएगी। मैं जब छोटा था तो 1 रुपए की 4 पानीपुरी मिलती थी। आज अगर 2025 में मुझे 4 पानीपुरी खानी है तो मुझे 10 रुपए पे करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से मेरी परचेसिंग पावर खत्म हो गई। इस एग्जांपल को और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अगर मुझे आज 40 पानीपुरी खाना है तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? 10 रुपए से 40 को इंटू कर दो। और मेरे टाइम पे अगर मुझे 40 पानीपुरी खाना है तो मुझे कितना रुपए देना पड़ता? 10 रुपए। मेरे टाइम पे 10 रुपए की 40 पानीपुरी मिलती। आज अगर आपको 40 पानीपुरी खाना है तो आप अपने अपने सिटी के हिसाब से इंटू कर लेना कि कितना पैसा देना पड़ेगा।
तो प्राइस बढ़ गई जिसकी वजह से परचेसिंग पावर खत्म हो गई। आगे, बिजनेस ओनर अर्न मोर एंड द रिच बिकम रिचर। ये जो प्राइस बढ़ता है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फायदा होता है बिजनेस ओनर्स को, और अमीर होता जाता है, क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो तो अमीर हो जाएगा। दिस वाइडन द इनकम गैप एंड इंक्रीज पॉवर्टी। अमीर होता जाएगा प्राइस राइज की वजह से, बट गरीब के थाली से खाना छीनता जाएगा, क्योंकि जो गेहूं 20 रुपए का मिलता था अब वो 60 रुपए का मिल रहा है। इनकम नहीं बढ़ रही है गरीब की, बढ़ क्या रहा है प्रोडक्ट की प्राइस। एक इंसान 100 रुपए कमाता था तो वो 100 रुपए में घर चला लेता था, आज के टाइम पे 100 रुपए का मिलता क्या है। तो प्राइस बढ़ गई बट इनकम नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से गरीब गरीब ही रहेगा। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन विलेज, लैक ऑफ इंडस्ट्री एंड एजुकेशन कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश के अंदर जो गांव है, गांव के अंदर ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अब उसका भी कारण है, क्योंकि हमारे देश में गांव में खेती होती है। अब खेती कैसे होगी, जब वहां पे पानी और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगा। चलो ठीक है, कैसे ना कैसे करके इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ हो गया, बट 12 के 12 महीने आज भी हमारे देश के अंदर, गांव के अंदर गवर्नमेंट पानी अवेलेबल नहीं करवा पाई है, जिसकी वजह से किसान सिर्फ 6 महीने जितना खेती करता है, बाकी के 6 महीने वो क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। तो अगर गांव के अंदर इंडस्ट्री चली जाएगी तो किसान को बाकी के 6 महीने काम मिल जाएगा, तो किसान अब अच्छा कमाने लगेगा और गरीबी से बाहर आ जाएगा। जॉबलेस पीपल अर्न नथिंग, रिड्यूसिंग स्पेंडिंग एंड स्लोइंग इकोनॉमी। अब जिस इंसान के पास काम नहीं है तो वो कोई भी पैसा कमा नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी और इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अगर इंसान के पास काम नहीं है तो वो कोई चीज खरीदेगा नहीं। जब हम लोग कोई चीज खरीदेंगे नहीं तो फैक्ट्री में वो बनेगा नहीं। जब फैक्ट्री में कुछ बनेगा नहीं तो कोई काम कैसे पाएगा। उल्टा हो रहा है पूरा। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी ना तो ये बहुत खतरनाक है। मेरे पास काम नहीं है तो अब मैं डर के मारा रहूंगा, मैं वेफर नहीं खाऊंगा, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। तो वेफर और चॉकलेट की फैक्ट्री के अंदर ये उसके मालिक को पता चलेगा तो वो क्या करेगा, अपने और एम्प्लॉय को निकाल देगा, बोलेगा भैया आजकल मार्केट में तो मैं कोई सामान ही नहीं खरीदता है, तू भी निकल जा नौकरी से। तो देख रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट का असर गंदा आता है कि इंसान के पास पैसा नहीं है तो वो कुछ खरीदता नहीं है। जब वो कुछ खरीदता नहीं है तो जिनके पास काम है उनको भी निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा है तो मालिक बोलेगा कि जब खरीद नहीं रहा है तो मैं बनाऊंगा क्यों, तू भी निकल। तो ये एक बहुत गंदा चीज है जिससे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाती है। दिस लीड टू हायर पॉवर्टी। ये सारी चीजें हमको गरीबी की तरफ बढ़ाएंगी। अब है सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज के अंदर है लो एजुकेशन लेवल, इलिटरेट, लिमिट जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आप पढ़ाई लिखाई कम करोगे तो आपको कम जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। पीपल अर्न लो वेजेस एंड कैन नॉट इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं मिलेगी तो आपकी वेजेस और इनकम भी नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको लिविंग स्टैंडर्ड को नीचे गिराना पड़ेगा। मतलब आप एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड नहीं अफोर्ड कर पाओगे, क्योंकि उसको अफोर्ड करने के लिए आपके पास इनकम ही नहीं है। हैंस पॉवर्टी इंक्रीज। आगे, जेंडर इन इक्वेलिटी। अब यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगा। एक्सप्लेन जेंडर इन इक्वेलिटी एज अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। वुमेन आर ऑफन पेड लेस देन मैन एंड गेट फ्यूअर जॉब चांस। इंडिया के अंदर लड़कियों को पहले तो बहुत कम चांस दिया जाता है जॉब करने का, और उनके लिए बहुत कम एरिया है जॉब करने के लिए। जैसे आजकल मैं देखने लगा हूं कि पेट्रोल पंप के ऊपर लड़कियां भी हैं। आज से 5-6 साल पहले पेट्रोल पंप के ऊपर लड़कियां नहीं होती थी। तो हमारे देश के अंदर वुमेन्स के लिए फ्यूअर अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। अगर उनको काम मिल गया तो एज कंपेयर टू मेल उनकी इनकम भी कम होती है। ये आप जब काम करने जाओगे तो आपको पता चलेगा। पुअर हेल्थ एंड फ्यूअर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन की फैमिली इनकम। अगर एक औरत की हेल्थ खराब है और उसको कम अपॉर्चुनिटी दोगे कमाने के लिए, इसकी वजह से पूरी फैमिली की इनकम पे असर आएगा और फैमिली की इनकम लो रहेगी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि फैमिली आज भी अभी भी गरीबी में जिएगी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अदर कॉजेज। अदर कॉजेज के अंदर है पहला वॉर। वॉर डिस्ट्रॉय फैक्ट्री, रोड, और जब फैक्ट्री और रोड बर्बाद कर देंगे तो लोग अपने काम पे नहीं जा पाएंगे। कंपटीशन फॉर रिसोर्स इंक्रीज एंड डेवलपमेंट स्लो डाउन। जब वॉर होगा ना तो एक गवर्नमेंट बोलेगी कि हमारे देश में जो भी रिसोर्स है सब वॉर की तरफ लगा दो। अभी गरीबी वरीबी छोड़ो, भाड़ में जाए, अभी हमारे देश को वॉर से बचाना है। तो देश के अंदर जितना भी रिसोर्स है वो सारा लगा दो वॉर के अंदर, गरीबी बाद में देखेंगे। तो ये वजह से भी जो गरीबी है वो बढ़ती जाएगी। अब वॉर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपने देश को वॉर से बाहर निकालना है। अब हम लोग ऐसा थोड़ी है कि जाके किसी देश के सामने घुटने टेक देंगे, हम लड़ेंगे। लड़ने के लिए हमको चाहिए होगा रिसोर्स, तो रिसोर्स वॉर के अंदर यूटिलाइज होगा, गरीबी को खत्म करने के लिए नहीं।
अब हाई डिफेंस एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग टू मच ऑन डिफेंस रिड्यूस मनी फॉर स्कूल, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्री। हमने अभी देखा ना कि एक इंसान के पास एजुकेशन नहीं हो, एक इंसान के पास हॉस्पिटल नहीं हो, एक देश में फैक्ट्री नहीं होगा, तो ये सारी चीजों की वजह से उस देश के लोग गरीबी में रहेंगे। अगर हम लोग ज्यादा पैसा डिफेंस के ऊपर लगा रहे हैं, मतलब कि इक्विपमेंट, कौन सा, वॉर के इक्विपमेंट, गन हो गया, टैंक हो गया, फाइटर जेट हो गया, ये सारी चीजों के ऊपर खरीदने के ऊपर लगाएंगे, तो हमारे देश के अंदर पैसा खत्म होने लगेगा। जितना पैसा हम लोग ये सारी चीजों के ऊपर लगाएंगे, उतना ही कम पैसा हमारे पास बचेगा स्कूल खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए और इंडस्ट्री खोलने के लिए। एज अ रिजल्ट डेवलपमेंट डिक्रीज एंड पोवर्टी राइज। जितना पैसा गन खरीदने में लगेगा, जिसकी वजह से देश का डेवलपमेंट नीचे गिरेगा और गरीबी ऊपर जाएगी। डिफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, ध्यान देते हैं यहाँ पे, मैनी एंटी पोवर्टी स्कीम फेल ड्यू टू पुअर प्लानिंग एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी। गवर्नमेंट ऐसा वादा तो कर देती है कि इस बार हम लोग गरीबी दूर कर देंगे, बट वो गरीबी को दूर करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं करती है। और मान लो उन्होंने कोई प्रॉपर प्लानिंग किया और किसी स्कीम को इंप्लीमेंट किया, तो वो स्कीम को इंप्लीमेंट करके गरीबी दूर करने में 5 साल लगेगा, बट गवर्नमेंट 2 साल के अंदर उसको बंद कर देती है। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस अफेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। मान लो कि हमारे देश के अंदर गरीबी खत्म करने में 20 साल लगेगा, बट हमारे देश में हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाती है। तो गरीबी खत्म करना एक लंबा प्रोसेस है, बट हर 5 साल में अगर गवर्नमेंट बदलती जाएगी तो गरीबी दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि गरीबी को दूर करने के लिए हमने टारगेट बनाया 25 साल का। हैंस पॉवर्टी कुड नॉट बी रिड्यूस इफेक्टिवली। ये सारी वजहों से भी पॉवर्टी अच्छे से खत्म नहीं हो पा रही है।